नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी नाटक पार्ट 6। इससे पूर्व हम पार्ट 5 तक के वीडियो बना चुके हैं, हिंदी नाटक के विकास क्रम को दर्शा चुके हैं और हिंदी नाटकों की एक संक्षिप्त वीडियो और नाटकों के प्रकार को लेकर के वीडियो बना चुके हैं। जो विद्यार्थी हिंदी नाटक के पूरे इतिहास क्रम को जानना चाहते हैं वो इन सभी वीडियो को देखें और इनसे लाभान्वित हों। और वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर बनने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें और आप उनसे लाभान्वित होते रहें। हम प्रतियोगी और अकादमिक सभी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो या उनसे संबंधित टॉपिकों पर लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप इससे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से समय समय पर लाभान्वित होते रहेंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी नाटक पार्ट 6, प्रसादोत्तर युगीन नाटक। प्रसादोत्तर युगीन नाटक अधिकाधिक यथार्थ की ओर उन्मुख दिखाई पड़ते हैं, परंतु भारत के सामने एक विशिष्ट उद्देश्य था, राष्ट्र की स्वाधीनता की प्राप्ति और विदेशी शासकों के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना। फलस्वरूप व्यापक स्तर पर पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण की लहर फैल गई। इस समूचे काल में पुनर्जागरण की शक्तियों का प्रभाव होने के कारण चेतना के स्तर पर भावुक, आवेशात्मक, आदर्शवादी प्रवृत्तियों से आक्रांत होना नाटककारों के लिए स्वाभाविक था। यही कारण है कि प्रसादोत्तर काल तक किंचित परिवर्तनों के साथ सभी रचनाकारों की दृष्टि मूलतः आस्था, मर्यादा एवं गौरव के उच्चादर्शों से मंडित रही। भारतेंदु ने अपनी अद्भुत व्यंग शक्ति एवं समाज विश्लेषण की पैनी दृष्टि से सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया, परंतु उनकी मूल चेतना सुधारवादी आग्रहों का परिणाम होने के कारण आस्थामूलक थी। द्विवेदी युग में भी 2 दशकों के अनवरत साहित्यिक अनुशासन, आदर्शवादी मर्यादा एवं नैतिकता के कठोर बंधन के कारण यथार्थ के स्वर मध्यम पड़ गए। प्रसाद युगीन नाटकों की मूल धारा भी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक आदर्श चेतना से संबंधित थी, परंतु खल पात्रों की चारित्रिक दुर्बलताओं तथा सद पात्रों की जीवन चरित्र सृष्टि में यथार्थ चेतना को नकारा नहीं जा सकता। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी नाट्य साहित्य में इब्सन एवं शाह द्वारा प्रवर्तित यथार्थवादी नाट्य आंदोलनों ने भारतीय नाट्य साहित्यिक गतिविधियों को भी प्रेरित एवं प्रभावित किया। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने समस्या नाटकों का सूत्रपात करके बुद्धवादी यथार्थ को प्रतिष्ठित करने का दावा किया, परंतु सिद्धांत एवं प्रयोग में पर्याप्त अंतर पाते हुए हम देखते हैं कि एक और वैचारिक धरातल पर प्रकृतिवाद सुलभ जीवन के क्रांति व्यंजक संबंध उभरते हैं, वहीं दूसरी ओर समाधान खोजते हुए परंपरा के प्रति भावुकता, सिख दृष्टि भी पाई जाती है। भावात्मकता और बौद्धिकता का घपला होने के कारण उनके नाटकों का मूल स्वर यथार्थ से बिखर जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अन्य युगीन सामाजिक समस्याओं के साथ राष्ट्र की मुक्ति का प्रश्न सभी नाटककारों की चेतना पर छाया हुआ था। स्वाधीन भारत से उन्हें अनेक प्रकार की मीठी अपेक्षाएं थी, परंतु विडंबना यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जीवन समस्याओं से आक्रांत, बोझिल और जटिल हो उठा। परिवेश के दबाव से ही यथार्थ बोध की शुरुआत हुई। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों का लेखन प्रसाद युग में ही प्रारंभ किया था। उनके अशोक 1927, सन्यासी 1929, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1932, राजयोग 1934, सिंदूर की होली 1934,
आधी रात 1934 आदि नाटक इसी काल के हैं। परंतु मिश्र जी के इन नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद की नाट्य धारा से भिन्न प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है कि भारतेंदु और प्रसाद युग के नाटकों का दृष्टिकोण मूलतः राष्ट्रीय और सांस्कृतिक था। यद्यपि इस युग के नाटकों में आधुनिक यथार्थवादी धारा का प्रादुर्भाव हो चुका था, तथापि प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों के द्वारा राष्ट्रीयता का उद्घोष इस युग के नाटककारों का प्रमुख लक्ष्य था। अतः उसे हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से कह सकते हैं, जिनमें प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों और नई यथार्थवादी चेतना में समन्वय और संतुलन परिलक्षित होता है। मिश्र जी नई चेतना के प्रयोग के अग्रदूत माने जाते हैं। डॉक्टर विजय बापट के मतानुसार नई बौद्धिक चेतना का विनियोग सर्वप्रथम उन्हीं के तथाकथित समस्या नाटकों में मिलता है। इस बौद्धिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टि का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी में पश्चिमी चिंतकों के प्रभाव से हुआ था। डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवादी सिद्धांत, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी सिद्धांत ने यूरोप को ही नहीं भारतीय जीवन पद्धति को भी प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप जीवन में आस्था और श्रद्धा की बजाय तर्क को प्रोत्साहन मिला। पश्चिम में इस प्रकार की बौद्धिक चेतना ने समस्या नाटक को जन्म दिया। उन्हीं की प्रेरणा से मिश्र जी ने भी हिंदी नाटकों में भावुकता, रसात्मकता और आनंद के स्थान पर तर्क और बौद्धिकता का समावेश किया। साथ ही द्रष्टव्य है कि बुद्धवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए भी वे परंपरा मोह से मुक्त नहीं हो पाए। युगीन मूल्यगत अंतर्विरोधी चेतना समान रूप से उनके प्रत्येक नाटकों में देखी जा सकती है। इनके नाटकों का केंद्रीय विषय स्त्री पुरुष संबंध एवं सेक्स है। राष्ट्रोद्धार, विश्व प्रेम आदि के मूल में भी मिश्र जी ने काम भावना को ही रखा है, जो परितृप्ति के अभाव में अपनी दमित वृत्ति को देश सेवा आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है और प्राय इस प्रकार परितृप्ति के साधन जुटा लेती है। मिश्र जी के नाटकों के साथ हिंदी नाटक के विषय और शिल्प दोनों में बदलाव आया है। मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों के हैं। इनमें इब्सन की नाट्य पद्धति का अनुसरण कर किसी भी अंक में बाह्यतः कोई दृश्य विभाजन नहीं रखा गया है। यद्यपि दृश्य परिवर्तन की सूचना यत्र तत्र अवश्य दे दी जाती है। प्रेम, विवाह और सेक्स के क्षेत्र में व्यक्तिगत जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए मिश्र जी ने शिल्पगत नवीनता को अपनाया है। पात्र समस्या के संबंध में तर्क मूलक वाद विवाद करते हुए दिखाई देते हैं। कार्य व्यापार के अभाव में इनके नाटकों में रुक्षता आ गई है, जिसके फलस्वरूप प्रभावान्विति खंडित हो गई है। रसात्मकता प्रभावान्विति के स्थान पर बोधक आक्रोश और उत्तेजना ही इनके नाटकों में प्रधान है। लेकिन भावुकता के कारण इनके नाटकों का शिल्पगत गठन प्रभावित हुआ है। इस अंतर विरोध के रहते हुए भी इनके नाटक अकलात्मक नहीं कहे जा सकते। उपेंद्रनाथ अश्क उन नाटककारों में हैं जिन्होंने प्रसादोत्तर काल में नाट्य परंपरा को निर्भीक और बुनियादी यथार्थ की मुद्रा प्रदान की। कालक्रम के अनुसार उनके प्रमुख नाटक हैं जय पराजय 1937, स्वर्ग की झलक 1938, छठा बेटा 1940, कैद 1943 से 45, उड़ान 1943 से 45, भंवर 1943, आदि मार्ग 1950, पैंतरे 1952, अलग अलग रास्ते 1944 से 53, अंजो दीदी 1953 से 54, आदर्श और यथार्थ 1954 आदि। अश्क के प्राय सभी नाटकों में विकसित नाट्य कला के दर्शन होते हैं। वस्तु विन्यास की दृष्टि से इनके नाटक सुगठित, स्वाभाविक, संतुलित एवं चुस्त बन पड़े हैं। उच्च मध्य वर्गीय समाज की रूढ़ियों, दुर्बलताओं, उनके जीवन में व्याप्त कृत्रिमता, दिखावे और ढोंग का पर्दाफाश करना उनके नाटकों का मूलभूत कथ्य है। यह कथ्य समाज के स्थूल यथार्थ से संबंधित है। कथ्य की स्थूलता और सतही प्रगतिशील यथार्थवादिता ही अश्क के नाटकों की सीमा है
तथापि स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के सम्मोहन से हिंदी नाटकों को मुक्त करने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। उनकी विशेषता इस बात में है कि उन्होंने जीवन और समाज को एक आलोचक की दृष्टि से देखा है। इनके अनेक नाटक मंची तथा रेडियो पर प्रसारित हो चुके हैं। इनका योगदान हिंदी नाटक और रंगमंच के लिए एक विशेष उपलब्धि है। आलोच्य युग में कुछ पुराने खेमे के नाटककार यथा सेठ गोविंददास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद आदि भी नाट्य साहित्य को समृद्ध करते रहे। सेठ गोविंददास के कर्ण 1942, शशिगुप्त 1942 आदि पौराणिक नाटकों और हिंसा और अहिंसा 1940, संतोष कहाँ 1941 आदि सामाजिक नाटकों की रचना की। हरिकृष्ण प्रेमी के छाया 1941 और बंधक 1940 सामाजिक नाटक हैं। दोनों नाटकों में आर्थिक शोषण एवं विषमता का यथार्थ मुखरित है। ऐतिहासिक नाटकों में आहुति 1940, स्वप्न भंग 1940, विषपान 1945, सांपों की सृष्टि, उद्धार आदि उल्लेखनीय हैं। अमृतपुत्री 1978 नवीनतम ऐतिहासिक नाटक है। गोविंद वल्लभ पंत ने आलोच्य युग में अंतःपुर का छिद्र 1940, सिंदूर बिंदी 1946 और ययाति 1951 नाटकों की रचना की। पंत जी ने कला के लिए कला की भावना से प्रेरित होकर नाटकों की रचना अवश्य की है, किंतु उनके नाटक उद्देश्य से रहित नहीं हैं। उन्होंने जीवन की गहरी उलझनों एवं समस्याओं को बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित किया है। पंत ने यद्यपि प्रसाद युग की परंपरा का निर्वाह किया है, किंतु उनके प्रवृत्ति नाटकों में सामाजिक चेतना अधिकाधिक मुखर होती गई है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा, वत्सराज 1950, दशाश्वमेघ 1950, वितस्ता की लहरें 1953, जगतगुरु चक्रव्यूह 1953, कवि भारतेंदु 1955, मृत्युंजय 1958, चित्रकूट, अपराजित, धरती का हृदय आदि नाटकों की रचना की। सभी नाटकों में वर्तमान युग के शिक्षित व्यक्तियों की समस्याओं, उनकी संशयात्मक मनः स्थिति, उनकी कुंठाओं और मानसिक विकृतियों का स्वाभाविक तथा मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया गया है। उदय शंकर भट्ट के नाटकों में राधा 1961, अंतहीन अंत 1942, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, कालिदास 1950, मेघदूत 1950, विक्रमोर्वशी 1950, क्रांतिकारी 1953, नया समाज 1955, पार्वती 1962, मत्स्यगंधा 1976 आदि हैं। भट्ट जी के ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों की मूल प्रेरणा राष्ट्रीयता है। इसमें इतिहास और मिथक के बीच में यथार्थ और समस्या का एहसास भी दिखाई देता है। सामाजिक नाटकों के माध्यम से भट्ट जी ने वर्तमान जीवन के व्यक्तिगत एवं समाजगत संघर्षों एवं समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का समर्पण 1950 और गौतम नंद 1952 ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त कई अन्य साहित्यकारों ने भी नाटक के क्षेत्र में अवतरण किया, किंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। इनमें बैकुंठनाथ दुग्गल, वृंदावन लाल वर्मा, सीताराम चतुर्वेदी, चतुरसेन शास्त्री, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद आदि उल्लेखनीय है। इसी काल में स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटक में परिवर्तन की एक नई स्थिति दिखाई देती है। प्रसादोत्तर नाटक के पहले चरण में यथार्थवादी प्रवृत्ति से अनुप्राणित हुआ और उसके साथ ही समस्या मूलक नाटक का आविर्भाव हुआ, किंतु स्वतंत्रता के बाद सामाजिक यथार्थ और समस्या के प्रति जागरूकता के साथ साथ नाटक के क्षेत्र में कथ्य और शिल्प के कई नए आयाम उभरे। इसके अतिरिक्त स्थूल यथार्थ के प्रति नाटककार के दृष्टिकोण में भी अंतर आया। युगीन परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों में पांचवें दशक तक जीवन के समस्या संकुल होने पर भी आम जनता की स्थिति में सुधार और परिवर्तन आने की अभी धुंधली सी आशा दिखाई दे रही थी, किंतु छठे दशक के बाद से मीठे मोहक सपने वालू की भीत की भांति ढह गए।
परिवेश का दबाव बढ़ा, मोहशक्ति भंग हुई और आज परिवेशगत यथार्थ अधिक नंगा होकर सामने आ रहा है। यथार्थ बोध का सही अभिप्राय मोहभंग की इस प्रक्रिया से भी जोड़ा जा सकता है। जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल आदि नाटककारों ने अपनी ऐतिहासिक एवं सामाजिक रचनाओं द्वारा कुछ सीमाओं के साथ यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया। जगदीश चंद्र माथुर के 4 नाटक प्रकाशित हुए हैं। कोणार्क 1954, पहला राजा 1969, शारदीय तथा दशरथ नंदन। इन नाटकों में क्रमशः मार्क्स एवं फ्रायड के प्रभाव सूत्रों को आत्मसात करते हुए छायावादी रोमानी कथा स्थितियों की सृष्टि करने में माथुर की दृष्टि यथार्थवादी एवं आदर्शवादी कल्पना तथा स्वच्छंदतावादी भावुकता को एक साथ ग्रहण करती है। परिणामतः उनके नाटकों में अंतर्निहित समस्याएं जीवन के यथार्थ को व्याख्यायित करते हुए भी यथार्थवादी कला शिल्प में प्रस्तुत नहीं हुई हैं। समस्याओं का विश्लेषण एवं विकास बौद्धिक एवं तार्किक क्रिया द्वारा प्रेरित नहीं है। कोणार्क में कलाकार एवं सत्ता के संघर्ष की समस्या धर्मपद के तार्किक उपकथनों के माध्यम से विश्लेषित हुई है, परंतु शारदिया एवं पहला राजा की समस्याएं प्रगतिशील एवं विकासशील मूल्यों के संघर्ष की भूमि पर अवतरित होते हुए भी बौद्धिक एवं तार्किक प्रक्रिया के अभाव में यथार्थवादी कला की दृष्टि से हमारी चिंतन शक्ति को उद्बुद्ध नहीं करती, क्योंकि माथुर का विशेष बल आंतरिक अनुभूतियों एवं मानवीय संवेदना को जगाने पर है। फलस्वरूप उन्होंने काव्यात्मकता एवं रसोत्कर्ष के साधनों का सहारा लिया है। अपनी विचारधारा के अनुरूप ही जगदीश चंद्र माथुर ने नाटकीय कला को संस्कृत एवं लोक नाट्य तथा यथार्थवादी मंच की विशेषताओं से अभिमंडित किया है। काव्य तत्व, अलंकरण एवं रस परिपाक से संबंधित तत्व उन्होंने संस्कृत नाटकों से ग्रहण किए हैं। संघर्ष, अंतर्द्वंद का तत्व पाश्चात्य यथार्थवादी नाटक शिल्प का प्रभाव है। संक्षेप में एक ऐसे मंच की परिकल्पना पर उनका ध्यान केंद्रित रहा है जो बहुमुखी हो, एक ही शैली में सीमित नहीं हो, भिन्न भिन्न सामाजिक आवश्यकताओं और चेतनाओं का परिचायक हो। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, नाटक विकास क्रम में पार्ट 6। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दूसरे सहपाठियों के साथ इसे साझा करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी विशेष टॉपिक पे आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और सरलीकृत तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।